अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो डॉन का ओपिनियन करने वाले हैं वो है हमारे पास एंडोरिंग फॉल्ट लाइंस, और इसकी ओपिनियन है वो है डॉक्टर मलिया लोधी। ठीक है, अच्छा पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। टाइटल ये है क्या, एंड्योरिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो क्या है, मींस लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यो काफ़ी लंबे अरसे चले ना, तो उसको हम बोलते हैं एंड्योरिंग। ठीक है, और दूसरा वर्ड यूज हुआ है फॉल्ट लाइंस। तो फॉल्ट लाइंस का क्या मतलब है, जितना भी आप ग्रीन में देखेंगे ना, ये ओपिनियन का पार्ट नहीं है, ये मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं सारे आप। ठीक है, तो ये इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये मीनिंग्स है। जिस तरह ये फॉल्ट लाइंस है, तो इसका मैंने मीनिंग क्या लिखा हुआ है, a divisive issue or a difference of opinion that is likely to have serious consequences। कोई भी हमारे पास फॉर लाइन इसको बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू हो जिसकी वजह से क्या है डिसएग्रीमेंट पैदा हो, और क्या है उसमें के फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हों। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है, उन इश्यूज़ की बात की जा रही है एंड्योरिंग फॉर लाइन जो बड़े अरसे से हैं। ठीक है, और उसको देखा गया है कि भाई वो कौन से इश्यूज़ हैं और क्यों अभी तक वो इशू हैं, उनको जो है ना वो एड्रेस नहीं किया गया है। क्योंकि ठीक है, फॉल्ट लाइन्स होते हैं, कोई इशू होते हैं, लेकिन क्या है उसको आपने सॉल्व करना होता है। लेकिन क्या वजूहात हैं इसमें, अभी ये बताएंगे कि पहले के कौन से वो हैं इश्यूज़ और क्यों अभी तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी, अब कह रहे हैं कि जी तारीख जो है ना वो अपने आप को दोहराती है, किस तरह, ट्रेजिडी के तौर पे। और उन्होंने कहा यही केस जो है वो क्या है पाकिस्तान के साथ भी है। और अब कह रहे हैं कि जी कई फीचर्स जो हैं हमारे सियासी मंजरनामे के, पॉलिटिकल लैंडस्केप के, वो क्या है रिफ्लेक्ट करते हैं, अक्कासी करते हैं कि हमारे मुल्क का जो लॉन्ग स्टैंडिंग ओवरलैपिंग फॉल्ट लाइंस है, जो अरसे से ना लॉन्ग स्टैंडिंग जो है फॉल्ट लाइंस हैं हमारे पास, जो मसाइल है हमारे पास, तो वो अभी तक क्या है लॉन्ग स्टैंडिंग है, अभी तक क्या है हम उसको एड्रेस नहीं कर पाए हैं। और ये कह रहे हैं कि वो जो फॉल्ट लाइंस है वो क्या है डेट कीप गेटिंग परपेचुएटेड। ठीक है, तो मतलब वो अरसा रहते हैं, मतलब वो रहते हैं वो सारे जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं ना, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन क्या है डेट कीप गेटिंग परपेचुएटेड, यानी कि वो क्या है लंबा फिर अरसा चलते हैं। अब वो देखते हैं हम कौन से इश्यूज़ हैं और क्यों उसको हम एड्रेस नहीं कर पाते। अब कह रहे हैं they merit consideration to understand how current government opposition tensions, parliament's unedifying performance, the government's wavering before street pressure from a banned militant group। अच्छा, ये सारे हम देख लेते हैं। ये वो बता रहा है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये इस बात के ये है वो तकाजा करता है कि जी हम देखें कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाए। उसके ऊपर क्या है, इसको आप नंबरिंग दे लें कि पहली चीज़ हमारे पास क्या है, करंट गवर्नमेंट अपोजिशन टेंशंस। ठीक है, इसको हम क्यों नहीं सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि देखें गवर्नमेंट अपोजिशन टेंशन तो हमेशा ही रहती है, कोई भी हुकूमत में हो, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई यही क्यों ये सालों साल चलती हैं ये चीज़ें, इसको क्यों हम सॉल्व नहीं कर पाते। फिर पार्लियामेंट्स अनएडिफाइंग परफॉर्मेंस। ठीक है, अब पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें कि क्यों पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस जो है ना वो क्या है, मतलब वो ठीक नहीं होती, और जिस वजह से है ना वो एक तरह की रिस्पेक्ट भी नहीं होती पार्लियामेंट की। ठीक है, तो क्योंकि जो असल पार्लियामेंट का काम है वो किया नहीं जाता, तो ये उस हवाले से बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो इन्होंने मुद्दा उठाया है कि क्यों इस मसले को हम सॉल्व नहीं कर पाते, वो है द गवर्नमेंट्स वेवरिंग बिफोर स्ट्रीट प्रेशर फ्रॉम अ बैन मिलिटेंट ग्रुप। ठीक है, अब ये जिस तरह हमारे पास ये TLP का इशू चल रहा था, तो उस हवाले से है कि जो गवर्नमेंट की वेवरिंग होती है, वेवर क्या होता है, आप डगमगाना, किस हवाले से, बिफोर स्ट्रीट प्रेशर के, जब जैसे वो लोग एहतजाज करने बाहर निकलते हैं, तो क्यों ये गवर्नमेंट जो है वो डगमगा जाती है, किसकी वजह से ये स्ट्रीट प्रेशर किसकी तरफ से होता है, बैंड मिलिटेंट ग्रुप की वजह से होता है। तो अभी तो ये TLP है, माजी में भी ऐसे ग्रुप्स आते रहे हैं, तो मतलब ये बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ जो हैं वो क्या है सॉल्व नहीं हो पाते। और फिर एक और इशू ये पिछले महीने काफ़ी चला, वो हमारे पास सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से। तो कह रहे हैं जी अनईजी सिविल मिलिट्री रिलेशंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने देखा कि वो मसाइल रहे हमारे पास सिविल मिलिट्री रिलेशंस को लेके। और फिर कह रहे हैं कि जी, और एंड में बात कर रहा है बर्डन ऑफ अनरिजॉल्व स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि हमारे पास एक बोझ है किस चीज़ का, अनरिजॉल्व, जिसको हमने सॉल्व नहीं किया, और वो क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अब देखें, आप माशी मुश्किलात हैं तो आप वक्ती तौर पर कोई सोल्यूशन निकाल लेते हो, लेकिन क्या है आप उसका कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं निकालते हो कि हमेशा से के लिए उसको आप सॉल्व कर सको। तो उन्होंने ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, आर ऑल एकोज फ्रॉम पाकिस्तान चेकर्ड पास्ट। ठीक है, तो मतलब ये आर ऑल एकोज मतलब कि माजी में भी सारा कुछ हो चुका है। ये सारी चीज़ें जितनी भी ऊपर मैंने आपको बताई हैं ये क्या है, नई नहीं है। अगर हम पाकिस्तान का चेकर्ड पास्ट देखें ना, चेकर्ड पास्ट क्या हो जाता है कि जहाँ पे वहाँ पे हमें मुख्तलिफ अदवार देखने को मिले थे, जिसमें कुछ अच्छा भी है बुरा भी है, तो उनका जो पाकिस्तान का जो चेकर्ड पास्ट है ना, तो यही सारा कुछ हमें पहले भी
हम देख चुके हैं और अभी भी जो है ना वो हमें वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप कोई भी हुकूमत उठा के देख लें, किसी ग्रुप की जानिब से प्रेशर होता है, सिविल मिलिट्री रिलेशन का मसला रहता है, हमारे पास इकनॉमिक मसाइल का मसला रहता है, हुकूमत अपोजिशन का मसला रहता है, पार्लियामेंट जो है वो अपना काम नहीं करती। तो ये सेम मसाइल वही हैं, एडिफाइंग फॉल्ट लाइन्स हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता, हुकूमत जो भी बदले। तो उसी सिलसिले में ये ओपिनियन है कि क्यों हमारे मसाइल जो है ना वो उसको हम हल क्यों नहीं करते, और वो हुकूमत क्यों वही मसाइल हमारे पास रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे कह रहे हैं कि जी तो उन्होंने कहा कि क्या वजूहात है कि हम ये सारे मसाइल हैं ना, इसके लीडर सीम अनेबल टू एस्केप, क्यों इससे है ना वो बच नहीं पाते। ठीक है, अच्छा अब जिस तरह ऊपर इन्होंने इसकी थोड़ा उसमें बता दिया था, अब आगे उन्हीं फीचर्स को ये है वो क्या है डिटेल में बात करेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि जी 5 फीचर्स आर नोट वर्दी, कि जी 5 फीचर्स जो हैं वो नोट वर्दी हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। पहली क्या चीज़ है, ऑन गोइंग कॉन्फ्रंटेशन है किसके दरमियान, गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। ठीक है, गवर्नमेंट और अपोजिशन कभी भी है ना वो एक पेज पे नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कॉन्फ्रंटेशन है, ये इनका आपस में मसाइल चल रहे हैं, वो क्या है, हैज़ अ लॉन्ग पेडिग्री इन द कंट्रीज़ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये पहली गवर्नमेंट और अपोजिशन नहीं है जिनका मसला है, तो हमारे पास लॉन्ग पेडिग्री है यहाँ पे हमारे हिस्ट्री में, जहाँ एक दूसरे से जो है ना ये ताउन नहीं करते। और क्या है, कल्चर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड कंसेंसस नेवर टुक रूट। ठीक है, टेक रूट करने का मतलब होता है कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती, तो उन्होंने कहा कोई एक कल्चर किस चीज़ का ये कॉम्प्रोमाइज़ करो और कॉन्सेंसस हो किसके दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उनका कभी भी है ना वो क्या इस्टेब्लिश नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, विच लेफ्ट डेमोक्रेसी फ्रेजाइल, जिसका नतीजा निकला कि डेमोक्रेसी जो है फ्रेजाइल रही, वीक रही, और क्या रहा, एंड ओपन टू इंटरवेंशंस बाय द मिलिट्री। और फिर जाहिर है कि जब आप स्पेस देते हो तो दूसरे लोग उसको कवर करने के लिए आ जाते हैं। तो जब डेमोक्रेसी जो है ना वो फ्रेजाइल रही, मजबूत ना हो सकी, तो फिर ये क्या है, इनको मिलिट्री को मुदाखलत करने का मौका मिल जाता था माजी में भी। और उससे क्या होता था, विच कुड ऑलवेज काउंट ऑन सपोर्ट फ्राम मोटले पॉलिटिकल पार्टीज़ टू आउट गवर्नमेंट्स। और ज़ाहिर है फिर उनको वो भी वहाँ से भी सपोर्ट मिल जाती थी, मुख्तलिफ जो करैक्टर की पार्टीज़ थी, क्या करने के लिए कि जो गवर्नमेंट है उनको आउट करने के लिए, उनको क्या है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डेमोक्रेसी फ्रेजाइल होती थी तो मिलिट्री को इंटरवेंशन का क्या है मौका मिल जाता था। अच्छा, अब आगे ये बता रहे हैं कि कब मौके, वैसे तो इन्होंने जनरल बात की है कि जी ऑपोजिशन और जो हुकूमत है वो एक पेज पे नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं कि कब हमें जो है ना रेयर मोमेंट्स देखने को मिली जहाँ पे हमें कंसेंसस देखने को मिला, इत्तफाक राय देखने को मिला। उसमें एक तो ये बता रहे हैं कि जी 1973 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था, जब वो अडॉप्ट किया गया, एक हमें तब ये इत्तेहाद देखने को मिला गवर्नमेंट अपोजिशन के दरमियान। और अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो उसमें मुकम्मल तौर पे जो हमें इत्तफाक राय देखने को मिला, यूनानिमस पैसेज देखने को मिला किस चीज़ में, ये जब 18th अमेंडमेंट आई थी 2010 में, तो तब जो है वो हमें इनका अपोजिशन और हुकूमत का आपस में कुछ इत्तेहाद देखने को मिला। ठीक है, कह रहे हैं बियॉन्ड दीज एंड सम अदर एक्सेप्शंस द ट्रेडिशन हैज़ बीन ऑफ इंटॉलरेंस विद द एथिक ऑफ वॉर नॉट कंपटीशन एंड फॉर्मिंग पॉलिटिकल बिहेवियर। अच्छा, तो अब ये 2 एग्जांपल्स बताइए और इसके अलावा भी वो बता रहे हैं कि जी इसके अलावा जो है ना कुछ और एक्सेप्शंस और होंगे। एक्सेप्शंस क्या होती हैं कि नॉर्मल से हट के, कि कभी इक्का दुक्का, जिस तरह 2 एग्जांपल्स दिए कि भाई एक दफ़ा 1973 में इकट्ठे हो गए, एक दफ़ा 2010 में 18वीं तरमीम के सिलसिले में इकट्ठे हो गए। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके एक दुक्का और कोई एक्सेप्शन होंगी, लेकिन जो है ना इसके अलावा जो ट्रेडिशन रहा है वो क्या है, इंटॉलरेंस का रहा है, अदम बर्दाश्त का रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट अपोजिशन का हमेशा इशू रहा है। कुछ एक्सेप्शन केसेस में कभी कभी तो इकट्ठे हो गए, लेकिन क्या है अगर हम एज अ होल देखें तो क्या है इन दोनों के मसाइल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें लैक ऑफ टॉलरेंस कहाँ पे ये बात करें, सेंट्रल प्रोविंस की बात करें, फेडरलिज्म के हवाले से बात करें कि जैसे हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे हमारे पास फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सारे सूबे हैं, तो हमें ये लैक ऑफ टॉलरेंस, अदम बर्दाश्त कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है ये सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके जो नताइज हैं, जो इनके मतलब मसाइल हैं आपस में इसके सेंटर के और प्रोविंस के, वो क्या है, वो टेस्ट करता है कंट्री यूनिटी विद डेलेटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो डेलेटेरियस होते हैं। डेलेटेरियस होते हैं जो कॉजिंग हार्म, नुकसान पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही सही फंक्शन नहीं करेगी तो वहाँ पे उसके क्या है हार्मफुल नताइज होंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी मतलब ये चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या मसाइल इसमें आते हैं, दिस नीड्स लिटिल एलिब्रेशन, के ज़ाहिर है जब आपका सेंटर और फेडरेटिंग यूनिट जो है ना वो एक पेज पे नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो उन्होंने कहा जो फेडरलिज्म है वॉज ऑब्जर्व मोर इन इट्स ब्रीच। ठीक है, तो वो जो एक फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट था
कि सेंटर और फेडरेटिंग यूनिट्स जो है ना वो मिल के काम करेंगे और उनकी क्या है और रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस होंगी, तो वो चीज़ पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा वो ये नोशन था, आइडिया था कि रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस होंगी, कि सेंटर की भी ऑब्लिगेशंस होंगी और क्या है हमारे पास फेडरेटिंग यूनिट्स की भी ऑब्लिगेशंस होंगी, किसके दरमियान, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, आर मोर देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसेप्ट। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसेप्ट है, एक मतलब आप कह लो कि जी एक सिर्फ एक रूल के तौर पे है, एंड हैव टू बी फुलफिल्ड, इज स्टिल नॉट रेडिली एक्सेप्टेड। और इसको पूरा किया जाना है, ये क्या है, इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि भाई आपने जो है ना सेंटर और प्रोविंस की क्या है रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस हैं। तो इस चीज़ को बस इन्होंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिसेप्ट के तौर पे लिया और इस तरह नहीं लिया है कि इस सारे सिलसिले को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसकी एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं, हमारे पास सेंटर और प्रोविंस में हमें जो है वो अदम बर्दाश्त देखने को मिलती है, इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। वो कह रहे हैं दिस इज़ अ पेरेंट, ये जाहिर है किससे, फ्रॉम टेस्टी रिलेशंस। टेस्टी कौन से होते हैं कि बड़े आप कह लें मतलब जो ठीक ना हो ना, इम्पेशेंट हों, बैड टेम्पर्ड हों, रिलेशंस टुडे बिटवीन द पीटीआई गवर्नमेंट एंड पीपीपीज गवर्नमेंट इन सिंध। तो खास तौर पे देखें दूसरे भी सेंटर और हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उसके दरमियान भी जो है ना वो ताल्लुक कई चीज़ों पे जो है वो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पीटीआई की और क्या करें सिंध की बात करें, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ खलीज जो है ना बड़ा नुमाया तौर पे सामने नज़र आती है कि दोनों ये है ना वो किस तरह एक दूसरे के से मतलब जो है ना वो ताउन नहीं करते। तो ये इन्होंने इंटॉलरेंस की एग्जांपल दी है पीटीआई और सिंध के किस तरह दोनों के ताल्लुकात जो है ना वो ठीक नहीं है आपस में। ठीक है, अब पहले नंबर पे तो उन्होंने ये बताया था 2, अब दूसरे नंबर पे क्या बता रहे हैं, एक तो उन्होंने बता दिया ये अपोजिशन और सेंटर के दरमियान मसाइल है वो बता दिया, फिर फेडरलिज्म के वाले से बता दिया कि फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं हमारे पास सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके दरमियान इत्तेहाद नहीं है, उसकी एग्जांपल उन्होंने दे दी सिंध की और पीटीआई की। अब दूसरे नंबर पे किसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट्स करंट अंडर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अ थ्रो बैक टू द पास्ट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स डिस्पाइट देयर डिक्लेयर्ड कमिटमेंट टू पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नेवर लिव्ड अप टू दिस प्रिंसिपल। अच्छा, पार्लियामेंट की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, क्योंकि जब पीटीआई गवर्नमेंट भी नहीं आई थी तो कहते होते थे कि जी जो असल मकसद है पार्लियामेंट का वो पूरा नहीं किया जाता, लेकिन अगर भी अभी भी ये हम बात करें तो ये क्या है, थ्रो बैक है। थ्रो बैक क्या होता है, समथिंग दैट इज़ लाइक अ थिंग फ्रॉम एन अर्लियर टाइम। तो ये चीज़ भी हमें उसी चीज़ की याद दिलाती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अब हुकूमत आई है तो पार्लियामेंट जो है ना वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो उन्होंने कहा जो पार्लियामेंट की करंट अभी मौजूदा परफॉर्मेंस है वो भी क्या है, थ्रो बैक है, वो भी हमें याद दिलाती है माजी का ही कि जब जो है ना वो पार्लियामेंट की का जो असल मकसद था वो पूरा नहीं किया जाता था। सक्सेसिव गवर्नमेंट डिस्पाइट देयर डिक्लेयर्ड कमिटमेंट के जितनी भी एक के बाद एक गवर्नमेंट आती थी वो कहती थी कि जी पार्लियामेंट की हम बालादस्ती को कायम करेंगे, लेकिन क्या है नेवर लिव्ड अप टू दिट्स प्रिंसिपल, जो इन्होंने कहा था अपना प्रिंसिपल उसको यह पूरा करने में क्या है नाकाम रहे थे। और बहुत अहम लाइन जो है हमारे पास वो क्या है, वो है द प्रेफर्ड वे ऑफ लेजिस्लेटिंग हैज़ ऑफन बीन बाय ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो हमेशा बाईपास किया गया पार्लियामेंट को। अगर हम पीटीआई के भी बात करें, अगर हम देखें कि बजाय इसके कि मंजूरी लें ऑपोजिशन से, तो वो क्या करते हैं और उसका ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। तो पार्लियामेंट को क्या है आप बाईपास करते हो। द प्रेफर्ड वे ऑफ लेजिस्लेटिंग हैज़ ऑफन बीन बाय ऑर्डिनेंस। ठीक है, क्योंकि उसका पार्लियामेंट का मकसद ही ख़त्म हो जाता है जब आप क्या है, ऑर्डिनेंस तो होता है कि जी आप एक्सट्रीम जो कोई मसाइल हों, जब इजलास ना हो पार्लियामेंट का, तब आप जो है वो इसको कर सकते हो। लेकिन इसको क्या है एक आप इस तरह ले लेते हो कि भाई आप हर चीज़ जो है वो क्या है ऑर्डिनेंस के ज़रिए लेके आ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब आगे अगर हम देखें तो ये है, आगे कह रहे हैं कि जी Parliament has been seen as now principally as a means to maintain the government in power rather than an instrument of governance. ठीक है, पार्लियामेंट को ऐसा देखा जाता है कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, कि आपने किस तरह पावर में रहना है, बजाय इसके कि आप इसको कहें कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नेंस का कि किस तरह आपने चलाना है। क्योंकि होना तो ये चाहिए कि जो फैसले हों हमारे पास वहाँ पे पार्लियामेंट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जाता है पावर में रहने के लिए, बजाय इसके कि आप कहो कि किस तरह हमने इसमें कवानीन बनाने हैं और फिर हुकूमत चलानी है। ठीक है, और फिर इसको यह है वो और इसको क्या है, अ फोरम टू इनिशिएट एंड डिबेट लॉज एंड पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जी इस जो असल मकसद है कि आप वहाँ पे इनिशिएट करो, डिबेट करो लॉज और पॉलिसी को, वो उस पर अमल जो है वो नहीं किया जाता। दस इट्स एवोल्यूशन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन अंडरमाइंड बाय दीज फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना इसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास मौसर था ना ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सारा पार्लियामेंट का, उसका क्या है अंडरमाइन हुआ है, उसकी अफादियत में कमी आई है बाय दीज फैक्टर्स इन अवामिल की वजह से। ठीक है, अच्छा
ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ गया है कि जिस तरह हमारे पास जो ग्रुप वगैरह आते हैं और वो बिल्कुल एहतजाज करते हैं और स्ट्रीट प्रेशर क्रिएट करते हैं और क्या है हुकूमत को दबाव में ले आते हैं। तो उन्होंने कहा ये थर्ड इंड्यूरिंग फॉल्ट लाइन है, वो यह है हाउ गवर्नमेंट्स एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैव ओवर द इयर्स वेवर्ड when faced with agitations by religious zealots or extremists। उनका किस तरह जो है ना हमारे जो गवर्नमेंट है और स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है वेवर कर जाते हैं, डगमगा जाते हैं जब उनको सामना होता है एजिटेशन का, एहतजाज का। किसकी जानिब से? रिलीजियस zealots की जानिब से, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बिल्कुल फनेटिक होते हैं उनकी जानिब से। और लेटेस्ट एग्जांपल क्या है? द लेटेस्ट एग्जांपल हैज़ बीन हेडलाइन न्यूज़ फॉर डेज नाउ। और अभी वो TLP वाला सारा इशू चल रहा है तो वो भी उन्हें क्या वो हेडलाइन न्यूज़ में रही है, अरसे से मतलब रहा है। और उसका भी काफ़ी आपका इशू आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है ना तनकीद का निशाना बनाया गया है जब PTI ने TLP से मुज़ाकरात किए। उनका द गवर्नमेंट हैज़ सन कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल्स। तो उसी वाले से बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने है ना कॉन्ट्रोडिक्टरी सिग्नल्स दिए हैं इनिशियली ऑफ अपीजमेंट के शुरू में। मैंने बात की कि हाँ हम मिल के काम करेंगे। फिर वेस्टिलेशन होता है जब आप कुछ चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर पाते हो कि क्या करना है, इनडिसीजन होता है, ठीक है। तो कभी कुछ नज़र आता है कभी कुछ नज़र आता है, क्या करना है, कॉन्ट्रोडिक्टरी हमें सिग्नल नजर आते हैं। फॉलोड बाय कंफ्यूज डेक्लेरेशंस ऑफ फर्मनेस इन डीलिंग विद अ प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप। एक साथ आप अपीजमेंट की बात कर रहे हो, मिलने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या है हमें कंफ्यूज डेक्लेरेशन देखने को मिलती है, बयान देखने को मिलते हैं जिसमें उन्होंने कहा बड़ा हम फर्म हो के है ना ऐसे प्रोस्क्राइब्ड ग्रुप से जो है वो बात करेंगे। प्रोस्क्राइब्ड क्या होते हैं? बैंड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो उनसे हम बात करेंगे तो मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हमें क्या है कंफ्यूज नज़र आती है कि किस तरह इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ हमने डील करना है। यो क्या है प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कहाँ पे? स्ट्रीट्स में। उनका दिस ट्रेड्स अ वेल वन पाथ ऑफ डिटरिंग और स्कमिंग टू सच प्रेशर। तो फिर हमें नज़र आता है किस तरीके से है ना बिल्कुल को समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है, आप इसको प्रोलॉन्ग करते हो, इंडिसीजन हमें नज़र आता है। और यह क्या है आप उस प्रेशर में स्कम कर जाते हो, यानी कि उसके आगे आप हथियार डाल देते हो, ठीक है। दिस गोज बैक टू द कंट्रीज अर्ली ईयर्स एंड सब्सिक्वेंटली टू सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव sought to meet challenges by conceding to the demands of such groups, ठीक है। और ये मतलब हिस्ट्री से लेके चल रहे हैं, सिर्फ PTI पे तनकीद नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये जाता है कहाँ पे? ये हमारे के शुरू के साल थे और फिर उसके बाद जो एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट थी जो इसने जो है ना ये क्या कि हम जिस तरह भी ये चैलेंजेस को मीट करें और उसमें क्या वो कंसीड कर लेते थे डिमांड्स ऑफ सच ग्रुप्स, यानी कि वो उनकी डिमांड को मान लेते थे कि बजाय इसकी कि उन प्रिस्क्राइब ग्रुप्स के खिलाफ जो है सख्त से सख्त एक्शन ले, ठीक है। अब कह रहे हैं जी aim to bring an end to the crisis of the day. It emboldened these forces and fan sentiments articulated by them only for these groups to rear their head again and challenge the state। उन्होंने कहा फिर होता क्या था कि जब मकसद ये होता था कि जी ये क्राइसिस है इसको ख़त्म किया जाए तो उस पर जब ये कंसीड कर जाती थी हुकूमत तो फिर क्या होता था? इट एम्बोल्डन दिस फोर्सेस। एम्बोल्डन होता है जिस चीज़ को आपको सपोर्ट मिले, इंकरेजमेंट मिले। तो ज़ाहिर उनको इंकरेजमेंट मिलती थी कि देखो भाई हम बाहर आए हैं और ये हुकूमत है उसने हमारे आगे घुटने टेक दिए, तो वो उसको एम्बोल्डन करती थी इन फोर्सेस को और हवा देती थी सेंटिमेंट्स को, जज्बात को, आर्टिकुलेटेड बाय देम ओनली फॉर दीज ग्रुप्स टू रेयर देयर हेड अगेन एंड चैलेंज द स्टेट। तो फिर वो क्या होता था कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती थी तो ये ग्रुप जो हैं वो क्या होता था फिर मतलब वो दोबारा सामने आ जाते थे और फिर क्या है चैलेंज करते थे स्टेट को, क्योंकि उनको ये है इंकरेजमेंट मिलती थी जब गवर्नमेंट जो है वो कंसीड कर देती थी उनकी डिमांड्स के आगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास वो है, हमारे पास क्या चीज़ है? uneasy civil military relations recently evidenced in the appointment of the new head of Pakistan's premier intelligence agency, ठीक है। जब ये इसने अपॉइंट होना था हमारे पाकिस्तान प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड को तो वहाँ पे हमें इसका देखने को मिला। इस पर हमने काफ़ी एडिटोरियल भी किए थे कि आर्मी ने ऐलान कर दिया कि जी इसको हम बनाएंगे और फिर बाद में इसको हम हेड बनाएंगे। और फिर बाद में इमरान खान की जानिब से आया कि नहीं भाई पहले मैं इंटरव्यू लूँगा, पहले नामज़द होंगे और मैं डिसाइड करूँगा। तो वहाँ पे हमें क्या है अनईजी सिविल मिलिट्री रिलेशन नज़र आए, ठीक है। और ये भी उन्होंने कहा ये फेमिलियर एस्पेक्ट है, पहली मतलब नहीं हुआ कि हमें जो है सिविल मिलिट्री रिलेशन में जो है ना वो दरार नज़र आई है, ठीक है। तो ये भी ये जिस तरह अगर हम टॉपिक की बात करें ड्यूरिंग फॉरेन टाइम्स तो ये भी ऐसा ही है कि जो मसाइल पहले थे तो वो भी अभी हैं, ठीक है। वजह और हो सकती है किसी और मतलब कि सिविल मिलिट्री के दरमियान ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, इस दफ़ा ये आ गया अपॉइंटमेंट पे आ गया, पहले कोई और वजह हाथ हो गई, लेकिन क्या है मसाइल रहे हैं और ये क्या है इंडोरिंग फॉल्ट लाइन्स है, ठीक है। अच्छा,
उनका ये फेमिलियर एस्पेक्ट रहा है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का, और रिप्रेजेंट्स करता है किस चीज़ को, फोर्थ फॉल्ट लाइन को। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 फॉल्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पहले भी थे, अभी भी थे, और उनको हम सॉल्व करने में नाकाम रहे हैं। तो उन्होंने कहा किसी हद तक जो है ना, ये अनस्टेबल रिलेशंस आर इनहेरेंट टाइम वेयर देयर आर टू ऑफन कंपीटिंग सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ जो है ना वो मतलब मसाइल ना हों, क्योंकि वो कंपीटिंग सेंटर हैं पॉलिटिकल पावर के। लेकिन साथ कह रहे हैं कि जी देखते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री कौन सी ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशंस की, जिस तरह मिलिट्री ने मुदाखलत की है, तो उन्होंने कहा इवन अंडर डेमोक्रेटिक रोल द मिलिट्री हैज़ हैड अ प्रोमिनेंट रोल। तो मिलिट्री का रोल रहा है, ठीक है, हम इसको माने ना माने, इवन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी। और फिर उन्होंने कहा ये किस चीज़ पे असर डालता है, हमारी बुरा असर डालता है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स पे और गवर्नेंस में। और उन्होंने कहा ये हमें रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है, यो बार बार यो आउस्टर किया जाता है, निकाला जाता है सिविलियन गवर्नमेंट को किसकी जानिब से, मिलिट्री की जानिब से, ठीक है। तो मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट का कंपैरिजन करें किस तरह दोनों का आपस में जो है ना वो हमें आपस में एक दूसरे का इख्तलाफ नज़र आता है, माजी में भी और अभी भी, ठीक है। अच्छा, और अब आगे कह रहे हैं कि जी power and imbalance and asymmetry between elected and unelected institutions derived from a historical legacy in which security and order had primacy over democracy। ठीक है, तो ये मतलब सारा ही बताया था किस तरह हमारे पास मिलिट्री और इसके दरमियान जो है ना वो हमें मसाइल देखने को मिले सिविल गवर्नमेंट के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब फिफ्थ फॉल्ट लाइन क्या बता रहे हैं, वो हमारे पास बता रहा है कि जी इलीट जो होते थे मुल्क के, वो क्या करते थे, वो उनकी रिलायंस होती थी, वो इन्हिसार करते थे बोरिंग पे, बेल आउट्स पे। बेल आउट्स पे किस तरह होते हैं, जिस तरह स्टील मिल को इतने मिलियन का पैकेज दे के क्या बेल आउट करते थे, उसको डिफ़ॉल्ट से बचाते थे। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि जो एलीट होते थे वो उनका इन्हिसार होता था बोरिंग पे, बेल आउट्स पे, और क्या है ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट को, ताकि क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए कंट्री के क्रोनिक फाइनेंशियल क्राइसिस को, जो अरसे से चलने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस थे उनको। तो ये बात बता रहे हैं कि बजाय इसके इसको हल किए जाते हैं मसाइल जब भी, क्योंकि ये मसाइल तो सारे ये हमेशा रहे हैं, लेकिन जो है ना वो क्या है वक्ती तौर पे है उनको कुछ सदबाब कर लिया जाता था, लेकिन उसको है मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, और फिर उसमें क्या है, टू एड्रेस द कंट्रीज क्रोनिक, एक मिनट, अच्छा, इसमें ये क्या करते थे, इन्हिसार करते थे बोरिंग पे, बेल आउट पे, ओवर वैल्यूड एक्सचेंज रेट पे, ताकि वो एड्रेस करें मुल्क के फाइनेंशियल क्राइसिस को, और क्या है इंक्लूडिंग बाय टैक्सिंग इटसेल्फ। तो लेकिन क्या है अपने आप को वो टैक्स नहीं होने देते थे वहाँ पे, इसके रेजिस्टेंस दिखाते थे कि उस मोबिलाइज़ करें डोमेस्टिक रिसोर्सेज को, ठीक है। वक्ती तौर पे आप कर लेते थे, लेकिन डोमेस्टिक रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ नहीं करते थे, और क्या है अपने आप को टैक्स भी नहीं होने देते थे। तो उन्होंने कहा जो इनिग्मा है, और इनिग्मा क्या होता है, कोई एक ऐसा सूरत हाल जिससे क्या है समझना मुश्किल हो, और ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का जो क्या है लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, के वो उससे ज़्यादा मतलब वो करते थे स्पेंड वगैरह, यो क्या है यो जितनी उनकी वो नहीं होती थी, हैसियत नहीं होती थी, कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय पावर एलीट एवर्स टू मेजर्स इट परसीव्ड एज थ्रेटनिंग इट्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं जो पावर एलीट होते थे वो क्या है, वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसे मेजर्स लें जो वो उनकी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं उनके क्या हैं ख़िलाफ़ जाएँ। तो इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से मुश्किल में आ जाता था पाकिस्तान इन परपेचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस। हमें परपेचुअल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता था, लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता था, और उसमें क्या है कोई हमें हल देखने को नहीं मिलता था। और फिर कह रहे हैं कि जी with almost every past government acting in a fiscally irresponsible way and leaving the economy in worse shape for its successor to manage। और अब ये बता रहे हैं कि क्यों हमें ये मसाइल अभी तक हम सॉल्व नहीं कर सके। उन्होंने कहा जो जितनी भी पास्ट में गवर्नमेंट आती थी वो क्या करती थी, वो फिस्कली इरिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती थी और छोड़ देती थी इकॉनमी को एक बुरी शेप में फॉर इट्स सक्सेसर, के उसके बाद जो आएगा बंदा टू मैनेज, कि वो उसको कैसे मैनेज करे, बजाय खुद जो है उसको क्या है सॉल्व नहीं करते थे। अच्छा, और फिर कह रहे हैं कि जी जो नाकामी थी कि रेज़ की जाए इनफ रिसोर्सेज लो लेवल ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के साथ। इसका क्या मतलब होता था कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी 1980 से, उनको क्या है रैन ह्यूज डेफिसिट्स इन नेशनल एक्सपेंडिचर, ज़ाहिर है उनको फिर ह्यूज डेफिसिट का सामना होता था। और फिर क्या होता था इसमें एंड ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट दीज ट्विन डेफिसिट्स बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। उन्होंने कहा ये दो खजारे जो थे, एक बजट और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट,
वर फाइनेंस बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी नोट्स, और वो उसको किस तरह फाइनेंस किया जाता था, मज़ीद करेंसी नोट्स जो हैं वो छापे जाते थे, और उसकी वजह से क्या होता था, एंड बाय इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडिंग रेमिटेंसेस फ्रॉम ओवरसीज वर्कर्स, और फिर जो है वो इनफ्लो ऑफ फंड्स की वजह से ये कमी पूरी की जाती थी, जो बाहर से हमारे पास पैसे आते थे रेमिटेंस की फॉर्म में, जो ओवरसीज वर्कर्स भेजते थे। इट लेफ्ट द कंट्री लिविंग फ्रॉम वन IMF ट्रांच टू अनदर। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकला कि हमारा मुल्क जो है ना वो उसको फिर रहना पड़ा ज़िंदा किस तरह, एक IMF ट्रांच एक किस्त से लेकर दूसरी पे, क्योंकि जब सारे हमारे पास इतने ज़्यादा मसाइल आएंगे, ख़ासतौर पे हमारे पास ये बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है ये ट्विन डेफिसिट होगा, तो इसको पूरा कैसे किया गया, IMF ट्रांच के ज़रिए। और फिर कह रहे हैं कि जी मजीद ये जो बैंक बोरिंग थी एट होम सर्व्ड एज एन इमेंसली रिग्रेसिव measure because it translated into forced transfer of savings to the government from people least able to bear the burden of inflation। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कहा जो बैंक बोरिंग होती थी यहाँ पे मुल्क में, वो एक वजह बनती थी एक रिग्रेसिव मैयर की। रिग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है ना, आगे जाने वाला, इसी का उलट होता है रिग्रेसिव, कि वो आपको क्या पीछे धकेल देती थी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता था कि फोर्स ट्रांसफ़र ऑफ सेविंग होती थी टू द गवर्नमेंट, किसकी जानिब से, उन लोगों की जानिब से जो ये बर्डन का जो है इन्फ्लेशन का बर्डन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और फिर आगे कह रहे हैं कि जी द मोस्ट परनेशियस टैक्स ऑन पुअर, और ये क्या था, सबसे ज़्यादा ऐसा टैक्स था परनेशियस था जिसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट था इस पे गरीब पे। अच्छा, अभी क्या है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ना वो इन्हिसार करती थी बोरिंग पे, और इसकी वजह से क्या होता था, ये परमिटेड द कंट्रीज रूलर्स टू अवॉइड एंड पोस्टपोन मच नीडेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जब ये इस तरह इन्हिसार करते थे बोरिंग पे, तो ये इनके मुल्क के रूलर्स होते थे, हुक्मरान होते थे, वो अवॉइड कर देते थे, पोस्टपोन कर देते थे, मुलतवी कर देते थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को। ठीक है, क्योंकि देखें एक दफ़ा आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें तभी मसले हल होंगे। आप हर हुकूमत अपना अपना काम करती थी, और क्या है जो बाद में सक्सेसर आता था उसको प्रॉब्लम आती थी, तो ये अवॉइड करते थे, पोस्टपोन करते थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को। और उसमें क्या खास तौर पर शामिल था, इंक्लूडिंग टैक्स रिफॉर्म डेट कुड प्लेस द इकॉनमी ऑन अ वायबल सेल्फ रिलायंट पाथ। तो अगर ये टैक्स रिफॉर्म होती तो हम क्या है, ये इकॉनमी हमारे पास आ जाती वायबल सेल्फ रिलायंट पाथ पे। इंस्टेड बजाय इसके क्या हुआ, दिस लेड टू एन एक्सॉर्बिटेंट राइज इन डेट एंड लैंडेड पाकिस्तान इन अ क्लासिक डेट ट्रैप। लेकिन जाहिर है जब आप रिफॉर्म नहीं लेकर आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसमें माशी तौर पे नहीं लेके आए, और आप टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लेके आए, तो हमें जो है ना पाकिस्तान के एक्सॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा देखने को मिला, और ये इसने पाकिस्तान को किधर ला खड़ा किया, एक क्लासिक डेट ट्रैप में। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम देखें तो अब यहाँ पे भी आगे ये बता रहे हैं कि किस तरह हमारे जो स्ट्रक्चरल सोर्सेज हैं कंट्रीज़ के क्रोनिक फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस के, उसको क्या है वो उसको एड्रेस नहीं किया गया, उसका कोई हल नहीं निकाला गया। और आगे ये यहाँ पे सारे इन्होंने वजूहात बता दिए हैं। हमारे पास क्या है, नैरो एंड इनइक्विटेबल टैक्स रिजीम है, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट है, फिर हमारे पास बैंकरप्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ हैं, ठीक है, जैसे PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, फिर हमारे पास ब्रोकन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इन सारों ने क्या किया है, हैवी रेगुलेटरी बर्डन है, और क्या है, नैरो एक्सपोर्ट बेस है। ठीक है, तो ये सारी वजूहात वो बता रहे हैं किस वजह से हमें जो है ना मुश्किल का सामना रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉरेन इंगेजमेंट के हवाले से भी बात की है इन्होंने, तो उस हवाले से ये कह रहे हैं कि जी जब हम इसमें है ना, जिस तरह ये हम बाहर से कर्ज़ा वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं किसकी, ये जो सऊदी पैकेज आया है ना अनाउंस लास्ट वीक, एग्जाम्पलीफाइज दिस कंटिन्यूइंग डिपेंडेंसी, कि किस तरह हम दूसरे ममालिक पर डिपेंड करते हैं अपनी उसको मसाइल से निकलने के लिए। उनका जो सऊदी पैकेज है ऐलान किया गया है पिछले हफ्ते, वो ये मिसाल देता है, बताता है हमें कि जो लगातार जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे ममालिक पे, उस हवाले से। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपनी रिफॉर्म नहीं लेके आओगे, टैक्स में रिफॉर्म नहीं लेके आओगे, तो एक तो आपको डेट ट्रैप में आप आ जाओगे, और फिर ज़ाहिर है आपको दूसरे ममालिक से जो है वो कर्ज़ा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं सऊदी अरब की, कि किस तरह हमें उसके आगे वो करना पड़ा, वहाँ से हमें सहारा लेना पड़ा सऊदी अरब का। अच्छा, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लास्ट पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी इट डज़ नॉट हैव टू बी दिस वे, उन्होंने कहा इस तरह ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं एग्जांपल आपको बताया कि जब से पाकिस्तान बना है, सेम वही मसाइल देखें, 5 मसाइल हैं इतने बड़े, आपको कुछ किसी एक में तो यह है बेहतरी लानी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा इट डज़ नॉट हैव टू बी दिस वे, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। फॉल्ट लाइन्स डोंट हैव टू परसिस्ट, उन्होंने कहा ये फॉल्ट लाइन्स, ये 5 आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं, डोंट हैव टू परसिस्ट मतलब कि वो रहे, बरकरार रहे, तो इनको बरकरार नहीं रहना चाहिए। दे कैन बी ओवरकम,
ठीक है, इनको क्या है, इन पे आप काबू पाया जा सकता है, एंड दे शुड, और ऐसा होना चाहिए, एज दे इम्पीड द कंट्रीज प्रोग्रेस, क्योंकि ये रोक देते हैं किस क्या चीज़, कंट्री की प्रोग्रेस, मुल्क की प्रोग्रेस को, और किस चीज़ को, डेवलपमेंट को, और क्या है, प्रोस्पेरिटी को, खुशहाली को। बट ब्रेकिंग फ्रॉम द पास्ट, ब्रेकिंग फ्रॉम द पास्ट होता है कि आप वो काम ना करो जो आपने पहले किए थे, ठीक है, रेडिकल चेंजेस लाओ, लेकिन क्या है, बट ब्रेकिंग फ्रॉम द पास्ट रिक्वायर्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, लेकिन आप वो काम करो जो माजी में नहीं है, उसके लिए चाहिए एक अलग तरह की लीडरशिप, और वो कैसी होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, वाइज होनी चाहिए, विजनरी होनी चाहिए, एक विजन होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, दैट रिमेन्स एल्यूसिव, एल्यूसिव होता है जो क्या है, जो ना मिली हो अभी तक, तो उन्होंने कहा वो क्या है, रिमेन्स एल्यूसिव, तो उन्होंने कहा ये सारे मसाइल जो हैं इनको हल होना चाहिए और हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके लिए हमें एक लीडरशिप चाहिए होती है, वो जो बोल्ड हो, वाइज हो, विजनरी हो, लेकिन ऐसा हमें नहीं देखने को मिला। इसी वजह से ये हमारे पास जो है ना फॉल्ट लाइंस, वो क्या हैं, वो हमारे पास हैं, किधर गया, वो हमारे पास हैं एंड्योरिंग है, वो मतलब हमारे पास चल आ रहे हैं, तो इसका क्या है, कोई ना कोई हल निकलना चाहिए था। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा ओपिनियन डॉक्टर मलिया लोधी का था, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट्स बताए थे कि भाई आपके मसाइल हैं तो उसको हल करो, क्यों वही मसाइल जो है एक के बाद एक गवर्नमेंट को फेस करना पड़ते हैं, और ये क्या है, इंडोरिंग फॉल्ट लाइन्स हैं। एंड में इन्होंने क्या कहा है, इसको सारे मसाइल को हल होना चाहिए, और क्या है, और क्यों नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा इसके लिए एक विजनरी जो है, वो लीडरशिप जो है वो चाहिए होती है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो ये एक ओपिनियन था डॉक्टर मलिया लोधी का। बाकी इस बार का जो इकोनॉमिस्ट आया है उसमें एनवायरनमेंट के हवाले से बहुत अच्छे आर्टिकल आए हैं, तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया है, यहाँ पे मैं लिंक नहीं दे सकता क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो facebook.com/groups/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें। वहाँ पे मैं डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज भी रोज़ शेयर करता हूँ रीडेबल फॉर्म में, तो वो भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।